इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पर मैं एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें से ये पहला वीडियो है। ठीक है, और ये वीडियो काफ़ी बड़े नहीं होंगे, काफ़ी लंबे नहीं होंगे, छोटे ही रखे हैं। और हर एक वीडियो में 10 से 20 के बीच में जो प्रश्न है वो डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप, चूंकि वीडियो जब छोटा रहेगा तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न है, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इकोलॉजी। ठीक है ना, पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को, रेचल कार्सन को, ग्रेगर मेंडल को और यूजीन ओडम को। ठीक है, अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दिया गया तो इसका सही उत्तर होने वाला है यूजीन ओडम। ये क्या है? फादर ऑफ इकोलॉजी। सो समझते हैं, ये है यूजीन ओडम। ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है। सो यूजीन ओडम एंड अमेरिकन इकोलॉजिस्ट, ये एक अमेरिकन थे। ठीक है ना, इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, जो पारिस्थितिकी शब्द था, ठीक है ना, यानी इकोलॉजी जो शब्द था वो किसने कॉइन किया था, किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने, अर्नेस्ट हैकल ने, ग्रेगर मेंडल ने और यूजीन ओडम ने। जो ये शब्द है इकोलॉजी, इसको कॉइन किया था अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है ना, अर्नेस्ट हैकल ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। क्वाइन द टर्म इकोलॉजी इन 1866। ठीक है ना, 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द को क्वाइन किया था। और क्या कहा था कि जो इकोलॉजी है वो इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, जो जीव होते हैं और उनका जो पर्यावरण होता है, उनके बीच में जो इंटरैक्शन होता है उसे ही बोलते हैं, उसकी स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, आगे समझते हैं। तीसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से किसी पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं माना जाता है। ठीक है ना, अजैविक घटक यानी ऐसा घटक जो जीवित ना हो, मृत हो। जैसे सनलाइट होता है, ये अजैविक घटक है। ठीक है ना, एबायोटिक फैक्टर है। मिट्टी भी एबायोटिक फैक्टर है, वाटर भी बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर है। लेकिन पौधे ये बायोटिक हैं, जैविक घटक हैं। ठीक है ना, तो क्या पूछा गया है कि नॉट कंसीडर्ड एन एबायोटिक कंपोनेंट, कौन इसमें एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है? तो ये तीनों है एबायोटिक, अजैविक हैं। जबकि पौधे जिंदा होते हैं, उनमें जिंदगी होती है, तो ये क्या है? बायोटिक फैक्टर। तो वही लिखा हुआ है, प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट क्या है? एक जीवित जीव है। और किसका पार्ट है? बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है ना, ये जो जैविक घटकों का एक पार्ट है, हिस्सा है। जबकि अजैविक घटकों में क्या आता है? सनलाइट हो गया, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, पानी, तापमान और हवा। ये सारे के सारे क्या हैं? अजैविक घटक हैं किसी भी इकोसिस्टम के। अगला प्रश्न देखते हैं, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज। जो जीव होते हैं और उनका पर्यावरण होता है। ठीक है ना, ये जीव है और ये क्या होता है? पर्यावरण है। तो आपस में जो इंटरेक्शन होता है तो उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? ठीक है, वैसे आपको बता चुके हैं, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इकोलॉजी कहाँ पर आया है। ठीक है ना, इकोलॉजी में ये सब चीजें होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम इकोलॉजी। सो सजीवों और उनके पर्यावरण के बीच अंतः क्रियाओं के अध्ययन को क्या बोला जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है ना, यानी कि इकोसिस्टम इकोलॉजी। वही लिखा हुआ है, इकोसिस्टम इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ये बहुत सारे जो जीव हैं ये आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है ना, और साथ में यानी कि अंतःक्रिया करते हैं, और साथ में अपने पर्यावरण के साथ कैसे ये इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है ना, इस चीज की स्टडी को बोलते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी। आगे समझते हैं, विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी इंक्लूड्स ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर इन अ स्पेसिफिक एरिया। ठीक है ना, यानी पारिस्थितिकी के किस स्तर के संगठन में एक विशेष क्षेत्र में सभी जैविक और अजैविक कारक शामिल होते हैं। देखो, जीव में तो एक जीव शामिल होता है, जनसंख्या में क्या होता है? एक उसी जीव की कई इंडिविजुअल शामिल हो जाते हैं, तो वो जनसंख्या बन जाती है, जैसे मानव की जनसंख्या। ठीक है ना, कोई भी पक्षी होता है उनकी जनसंख्या। समुदाय में क्या होता है? जब अलग अलग जीवों की जनसंख्याएं आपस में मिलने लगती हैं तो वो समुदाय बनता है। यहाँ कहीं भी अजैविक घटक अभी तक नहीं आया, लेकिन जैसे ही हम इकोसिस्टम में जाते हैं तो वहाँ हवा, पानी, इनकी भी बात होने लगती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इकोसिस्टम में बोले तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या शामिल होते हैं? दोनों, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। सो एन इकोसिस्टम इंक्लूड ऑल द बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स इन अ स्पेसिफिक एरिया। बायोटिक बोले तो लिविंग और एबायोटिक बोले तो नॉन लिविंग। ओके,
तो यह है इसका सही आंसर डी, इकोसिस्टम। अगला प्रश्न है द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। जीवों का वितरण किस तरीके से है और उनकी संख्या, उनकी प्रचुरता कितनी है, ठीक है ना, इस चीज के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑटो इकोलॉजी, सिनेकोलॉजी, साइनेकोलॉजी, ठीक है ना, पॉपुलेशन इकोलॉजी या इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो देखो सिर्फ यहाँ जीवों की बात हो रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इन दोनों पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ओके, तो अगर आपने ये फॉलो किया होगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ जीवों की बात हो रही है कि उनका वितरण कैसा है और कितनी मात्रा में उनका वितरण है, उनकी जनसंख्या कैसी है, ठीक है ना, इसकी स्टडी को बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। ओके, सो पॉपुलेशन इकोलॉजी फोकस ऑन स्टडीइंग द डिस्ट्रीब्यूशन, अबंडेंस एंड डायनेमिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना, किसी भी जीव की किस तरीके से वितरित हैं, किस एरिया में कितने हैं और उनकी जनसंख्या कितनी है। ओके, इन सब की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। अगला प्रश्न है द टर्म बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू। जैव विविधता शब्द का अर्थ क्या है? द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, पृथ्वी में नहीं अलग अलग जीवों की जो वैरायटी होती है उसको बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी, या वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर अलग तरीके की इकोसिस्टम है, कहीं तालाब है, कहीं झील है, कहीं रेगिस्तान है, क्या इसको बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे? द वैरायटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद इन द स्पीसीज, जो हर एक स्पीसीज में अलग अलग कैटेगरी के जीन्स होते हैं कि क्या उसको बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे? या फिर द वैरायटी ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में अलग अलग एबायोटिक फैक्टर होते हैं, हवा, पानी, ठीक है ना, इसकी विविधता को बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। तो इसका सही आंसर है ए, ठीक है ना, जो आपने आसपास देखते हो ना अलग अलग जीव जंतु रहते हैं, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे रहते हैं, उसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। सो वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन रूपों की विविधता को ही बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। यहाँ जो आपको नजर आ रही है, घास भी नजर आ रही है, हाथी है, जिराफ है, गेंडा है, ठीक है ना, हिरन है, शेर है, ये पेड़ है, इन्हीं को बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी, ये लाइफ फॉर्म है। सो biodiversity refers to the variety of different species and their genetic variation on the earth, जो प्रजातियों की जो विविधता होती है इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। आगे समझते हैं। पहला अर्थ डे, फर्स्ट अर्थ डे वाज सेलिब्रेटेड इन विच ईयर? पहला पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? 65 में, 70 में, 80 में या 90 में? पहला मनाया गया था 70 में, ठीक है ना। द फर्स्ट अर्थ डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 22 1970 में, ठीक है ना। ये देखो न्यूयॉर्क टाइम्स का अखबार है, ये 23 अप्रैल में छपा है कि किस तरीके से न्यूयॉर्क में इस तरीके से लोग अर्थ डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपको याद कर रखना है कि पहला पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था, 1970 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है द पब्लिकेशन ऑफ विच बुक इज ऑफन क्रेडिटेड विद स्टार्टिंग द मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट, ठीक है ना, जो आधुनिक जो पर्यावरण आंदोलन चल रहा है, ठीक है ना, कि पर्यावरण को बचाने का आंदोलन चल रहा है, तो इसकी शुरुआत किस बुक के पब्लिश होने के बाद मानी जाती है? साइलेंट स्प्रिंग बाय रैचल कार्सन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय चार्ल्स डार्विन, वॉल्डन बाय हेनरी डेविड थोरो, ये मेरे पास बुक रखी है, बहुत शानदार बुक है। और ये हेनरी जो डेविड थोरो है ना, ये बेसिकली गांधी जी के गुरु हैं। जो सिविल डिसोबीडियंस का जो कॉन्सेप्ट था ना गांधी जी ने, सविनय अवज्ञा का, वो इन्हीं का दिया हुआ है। इसके अलावा अ सैंड कंट्री अल्मानाक बाय एल्डो लियोपोल्ड, ठीक है ना। तो किस बुक के पब्लिश होने के बाद ऐसा माना जाता है कि पर्यावरण की ओर थोड़ा ध्यान दिया जाने लगा और एक नया मूवमेंट स्टार्ट हो गया? तो इसका सही आंसर है साइलेंट स्प्रिंग बाय रैचल कार्सन। ये है रैचल कार्सन, ये है उनकी वो बुक का जो फ्रंट पेज, ठीक है ना। इसमें बेसिकली ये जो पब्लिश की गई थी 1962 में ये बुक पब्लिश की गई थी, और इन्होंने जो पेस्टिसाइड, कीटनाशक होता है DDT, इसका इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या नुकसान होता है, उस चीज पर ध्यान आकर्षित किया था। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि लोग इन्वायरमेंट के मुद्दों पर थोड़ा गंभीरता से सोचने लगे, ठीक है ना। तो मॉडर्न जो मूवमेंट है जाके, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, वो इस बुक के पब्लिकेशन से स्टार्ट माना जाता है। सो रैचल कार्सन बुक साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश्ड इन 1962 ब्रॉट अटेंशन टू द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड पर्टिकुलरली DDT, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे समझते हैं आज का अंतिम प्रश्न। द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स कॉन्सेप्ट वाज पॉपुलराइज्ड बाय, जो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का ये कॉन्सेप्ट था, ये किसने इसको पॉपुलर बनाया? ठीक है ना, रैचल कार्सन ने, गैरेट हार्डिन ने, एल्डो लियोपोल्ड ने या जॉन मोरिस ने? इसका सही आंसर है गैरेट हार्डिन ने। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स होती क्या है।
समझ लो, ये है गैरेट हार्डिन, ठीक है ना। इन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया था 1968 में और इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाया था। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या होती है कि जब ऐसे रिसोर्स जो शेयर्ड हैं, ठीक है ना, उनको अपने प्राइवेट बेनिफिट के लिए यूज करने से क्या होता है, उसी को बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। जैसे जो पेड़ है, अगर देखा जंगल है, वो शेयर्ड रिसोर्स हैं, ठीक है ना। जंगल सब कुछ सबको देते हैं, ऑक्सीजन कोई किसी एक की कहते हैं ना प्रॉपर्टी नहीं होती जो वो देते हैं। इकोसिस्टम जो सर्विसेज होती हैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, उनको पर्सनली यूज करने लगते हैं कि पेड़ बांट लिए, एरिया बांट लिए, ठीक है ना। तो अगर कोई शेयर्ड रिसोर्स को कोई अपने बेनिफिट के लिए यूज करने लगे, पर्सनल बेनिफिट के लिए, ठीक है ना, तो उसे ही बोलेंगे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल हम मान सकते हैं, ये तो जैसे कि जो नहीं रेलवे की जो प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उसको लोग अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मानने लगते हैं, ठीक है, जो मन आए उठा लाए, इस तरीके से। तो यहाँ पर शेयर्ड रिसोर्सेस क्या होते हैं, जो सबके लिए, जैसे पृथ्वी सबके लिए है, ठीक है ना, एक शेयर्ड रिसोर्स है, लेकिन पृथ्वी को अपने मनमर्जी तरीके से यूज करना, उसको नुकसान पहुंचाना, तो वो क्या हो गया, एक शेयर्ड रिसोर्स को सिर्फ पर्सनल बेनिफिट के लिए आप क्या यूज करने लगते हो जब, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना, ये होती है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। तो क्या लिखा हुआ है कि गैरेट हार्डिन एंड इकोलॉजिस्ट पॉपुलराइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स इन 1968 पेपर। द कॉन्सेप्ट हाईलाइट द टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है ना, जो व्यक्ति, जो लोग होते हैं, टू एक्सप्लॉइट शेयर्ड रिसोर्सेज फॉर देयर ओन बेनिफिट, ठीक है ना। ऐसे रिसोर्स जो सबके लिए है, उनको सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए यूज कर लेना और बाकी को उनके बेनिफिट से वंचित करने की कोशिश करना, उसे बोलेंगे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ठीक है। जिससे होता क्या है, लीडिंग टू द डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ दीज रिसोर्स। फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये रिसोर्स खत्म होने लगते हैं। तो ये है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। तो ये था हमारा आज का पहला एमसीक्यू वीडियो। बताइएगा कैसा लगा, आप हमको कमेंट करके। जल्दी आएंगे और भी इस तरीके के वीडियोस को लेकर के।